चलिए, हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे? अंग्रेजों के अधीन भारत में शिक्षा का विकास, है ना? आप भी पढ़ने आए हैं, पढ़ना है। ये टॉपिक है अंग्रेजों के अधीन भारत में शिक्षा का विकास। मॉडर्न पढ़ा रहा हूँ, है ना? और शिक्षा के विकास के तहत हमने लगभग 1.5 पेज लिखवाया है। ठीक है, नोट किए हैं? अच्छा, तो इसके अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा स्थापित किए गए कुछ कॉलेज, उसके बाद लॉर्ड मैकाले का सुझाव, और फिर हमने दूसरी हेडिंग डलवाया था चार्ल्स वुड डिस्पैच। (1854) इसी को आज लिखवाना है, तो आप लोग भी हेडिंग बनाएं। चार्ल्स वुड डिस्पैच कहने दीजिए तो। चार्ल्स वुड डिस्पैच। जो लोग कल नहीं थे या नोट करना चाहें तो एक लाइन इसमें नोट करें। जो लोग कल थे वह नोट नहीं करेंगे। चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो उत्तर है चार्ल्स वुड डिस्पैच को। फिर हमने लिखवाया था चार्ल्स वुड डिस्पैच में कहा गया था कि, चार्ल्स वुड डिस्पैच में कहा गया था कि डैश नंबर 1। अब यहां से सबको लिखना है। नंबर 1, प्राथमिक शिक्षा देसी भाषा के माध्यम से दी जाए। देसी भाषा के माध्यम से दी जाए। नंबर 2, उच्च प्राथमिक तथा हाई स्कूल कक्षाओं में, उच्च प्राथमिक तथा हाई स्कूल कक्षाओं में देसी भाषा के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा की भी शिक्षा दी जाए। नंबर 3, उच्च शिक्षा का माध्यम, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो। नंबर 4,
नंबर 4, यूरोपीय ज्ञान विज्ञान, यूरोपीय ज्ञान विज्ञान, कला, साहित्य, दर्शन शास्त्र, तर्क शास्त्र, दर्शन शास्त्र, तर्क शास्त्र, तर्क शास्त्र इत्यादि को पाठ्यक्रम में लागू किया जाए। नंबर 5, महिला शिक्षा के विकास पर ध्यान दिया जाए। नंबर 6, अध्यापक प्रशिक्षण कॉलेज, अध्यापक प्रशिक्षण कॉलेज स्थापित किए जाएं। नंबर 7, निजी क्षेत्र को शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करने के लिए मैं फिर से बोल देता हूं, निजी क्षेत्र को शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन तथा अनुदान दिया जाए। नंबर 8, लंदन विश्वविद्यालय की तरह, लंदन विश्वविद्यालय की तरह भारत में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। इन विश्वविद्यालयों का कार्य इन विश्वविद्यालयों का कार्य परीक्षा का आयोजन कराना होगा। ठीक है, यानी भारत में भी लंदन विश्वविद्यालय की तरह 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। इन विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य यानी टीचिंग वर्क नहीं होगा, ये सिर्फ एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे, सिर्फ परीक्षा का आयोजन कराएंगे। टीचिंग वर्क तो कॉलेजेज में होगा, कॉलेज में, लेकिन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का दायित्व तो विश्वविद्यालय का होगा।
अगला फैक्ट, नंबर नहीं, अगला फैक्ट उसी के नीचे। 1857 ईस्वी में भारत में तीन विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, जिनका स्थापना क्रम निम्नलिखित है, जिनका स्थापना क्रम निम्नलिखित है। नंबर एक, कलकत्ता विश्वविद्यालय। नंबर दो, बंबई विश्वविद्यालय। नंबर तीन, मद्रास विश्वविद्यालय। मद्रास विश्वविद्यालय नोट कर लिए। जो हमने 8-9 पॉइंट लिखवाया, इसमें कोई ऐसी बात जो आप लोगों के समझ में ना आई हो? क्लियर है? चलिए फिर अगली हेडिंग बनाइए। हंटर कमीशन, अठारह सौ 82-83। ठीक है, हेडिंग हो गई। देखिए, ऐसे सामान्यतः आपसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाएगा, हंटर कमीशन का संबंध किससे है? शिक्षा से, है ना? हंटर कमीशन कब? 1882-83। ठीक है, बाकी तो जो लिखवा रहा हूं वो महत्वपूर्ण है, ये नोट करिए। हंटर कमीशन का गठन भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन ने किया। अगला फैक्ट जो लिखवा रहा हूं यही सर्वाधिक परीक्षा में पूछा जाने वाला है। अगला फैक्ट, हंटर कमीशन की सिफारिशें मूलतः प्राथमिक शिक्षा के विकास से संबंधित थीं। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है, हंटर कमीशन का संबंध मूलतः किससे था? तो प्राथमिक शिक्षा से। अगला फैक्ट,
हंटर कमीशन में कहा गया था कि सॉरी हंटर कमीशन ने हंटर कमीशन ने हंटर कमीशन ने सुझाव दिया था कि डैश नंबर 1 बड़ी संख्या में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए जाएं। प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए जाएं। नंबर 2 प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा के माध्यम से स्थानीय भाषा के माध्यम से तथा तथा उपयोगी विषयों में दी जाए। नंबर 3 महिला शिक्षा के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। महिला शिक्षा के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। अब अगला नंबर नहीं बल्कि अगला फैक्ट, इसमें 3 ही नंबर तक लिखवाना था। अगला फैक्ट 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। जो उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, यानी पहला। अगली हेडिंग विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। ठीक है, बिल्कुल। अगर आप लोग हेडिंग ही तैयार रखें तो आपके 90% क्वेश्चन हेडिंग से ही आ जाते हैं। आपसे ऐसे सीधे विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, ऐसे प्रश्न बन जाता है। ठीक है, लिखिए इसके अंतर्गत। रायले शिक्षा आयोग रायले शिक्षा आयोग की सिफारिशों को
लागू करने के लिए भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। अगला फैक्ट, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण को और अधिक मजबूत करना था। अगला फैक्ट, इस अधिनियम के तहत विश्वविद्यालयों में शिक्षण तथा शोध कार्य की शुरुआत की गई। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि किस वर्ष विश्वविद्यालयों में टीचिंग वर्क आरंभ हुआ या रिसर्च वर्क आरंभ हुआ। इससे पूर्व टीचिंग वर्क और रिसर्च वर्क कॉलेजेज में होता था, लेकिन इस अधिनियम के तहत विश्वविद्यालयों के परिसरों में टीचिंग वर्क और रिसर्च वर्क की शुरुआत हुई। अगली हेडिंग, सैडलर आयोग 1917। सैडलर आयोग 1917 हो गई हेडिंग, नोट करिए। सैडलर आयोग का गठन मूलतः कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करने मैं फिर से बोल देता हूं,
सैडलर आयोग का गठन मूलतः कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करने तथा उन समस्याओं के निवारण हेतु सुझाव देने के लिए किया गया था। सुझाव देने के लिए किया गया था। बातें समझ में आई? यानी कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रमुख समस्याएं क्या हैं और वो समस्याएं कैसे दूर होंगी, इसी पर सुझाव देना था। ठीक है। अगला फैक्ट, सैडलर आयोग ने सुझाव दिया कि डैश नंबर 1, कलकत्ता विश्वविद्यालय को केंद्र सरकार के अधीनता से मुक्त करके बंगाल राज्य सरकार के अधीन कर दिया जाए। ठीक है। यानी कि अभी तक कलकत्ता विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी था, केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसमें सिफारिश की गई कि उसे राज्य विश्वविद्यालय में कन्वर्ट कर दिया जाए। यही तो मतलब है। नंबर 2, इंटरमीडिएट कक्षाओं को विश्वविद्यालय कक्षाओं से पृथक करके, यानी अलग करके, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधीन कर दिया जाए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधीन कर दिया जाए। समझ में आया? हाई स्कूल के पश्चात विश्वविद्यालय शिक्षा होती थी। इसमें कहा गया कि 11th और 12th यानी इंटरमीडिएट कक्षाओं को कॉलेज से संबद्ध करिए, विश्वविद्यालय से इसे अलग कर दीजिए। नंबर 3, स्नातक स्तर पर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम लागू किया जाए। जो आज लागू है, स्नातक स्तर पर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम लागू किया जाए। नंबर 4, प्रत्येक विश्वविद्यालय में
एक कुलपति, चांसलर, एक कुलपति नियुक्त किया जाए। कुलपति का नाम सुने हैं? कम से कम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के लोग तो जरूर सुने होंगे। हाँ, अच्छा, कभी देखे हैं आंखों से? हाँ, हम लोगों के समय पर, जब मैं यहां से किया ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो कुलपति का दीदार बड़ा कठिन था, नजर नहीं आते थे, पता नहीं कहां बैठे रहते थे। आज भी दुर्लभ है, लेकिन हो जाता होगा। दरअसल आप जाने दीजिए, कारण कि सब चोरों का जमावड़ा है, सब चोर है ना। आज की डेट में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद शिक्षा दीक्षा के मामले में इसका कहीं कोई स्थान हिंदुस्तान में नहीं है। वर्ल्ड लेवल की क्या बात करना। जितने प्रोफेसर्स हैं, अब जितने मैं कह रहा हूं तो 100% नहीं, एक्सेप्शन यानी अपवाद हर जगह होते हैं। जितने प्रोफेसर्स हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वाइस चांसलर हैं, सब सिर्फ लूट खसोट रुपए के चक्कर में फंसे हैं। पढ़ने पढ़ाने से और शोध कार्य से किसी को क्या लेना देना। गलत कह रहा हूं क्या? एक से एक गधे 30 लाख 40 लाख रुपए देकर जुगाड़ लगा के असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर बन बन के बैठे हैं। का पढ़ाएंगे? पहले वो 40 लाख निकालने की कोशिश करेंगे, पढ़ाएंगे, है ना। अभी भर्ती हुई है, हमें पता है, तमाम लोगों को मैं जानता हूं। 40 लाख देकर एसोसिएट बने। मैं ऑनलाइन कह रहा हूं, उसमें कोई ऐसा थोड़ो है कि चोरी चुप्पे की बात है, ये हकीकत है। हर जगह यही खेला चल रहा है, क्या करेंगे। अगर सरकार की प्राथमिकता में विश्वविद्यालय शिक्षा सुधारना ही हो, मतलब आप रेलवे में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की नियुक्ति करते हो तो रिटन एग्जाम लेकर, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती साक्षात्कार के आधार पर, क्लास 1 की भर्ती रिटन एग्जाम कर देंगे तो डांका डालने को, चोरी करने को, अपनों को अपॉइंट करने का अवसर कहां प्राप्त होगा। पढ़े लिखे लोग क्वालिफाई करेंगे, गधे कहां उसमें अपॉइंट हो पाएंगे। यह रियलिटी है। कोई सरकार बड़ी ईमानदार नहीं है। देश को स्वतंत्र हुए इतना दिन हो गया, कहा है मोदी जी के आंख में कुछ मोतियाबिंद हो गया है का? दिखाई नहीं पड़ता क्या कि विश्वविद्यालयों के कैंपस में नियुक्ति कैसे होती है? किसी ने आज तक इनको सुझाव नहीं दिया होगा क्या? यार, क्लास 1 की पोस्टिंग है, पद है, देश का भविष्य इन्हीं प्रोफेसर पर निर्भर करता है, सारे रिसर्च वर्क यहीं से होकर गुजरते हैं। तो देश का बंटाढार नहीं होगा तो क्या होगा? जिस देश की शिक्षा व्यवस्था सत्यानाश हो गई, वो देश सत्यानाश हो गया, उसे ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। वही हाल है इस विश्वविद्यालय का। हम लोग भी बड़े गर्व से कह देते हैं कि हम भी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट थे। हाँ, तो स्टूडेंट थे, खूब पढ़े। हमें तो पता है कौन प्रोफेसर का क्लास लिया। आज से नहीं है, 20 साल 25 साल पहले भी ऐसे ही था, आज वो ऐसे है। पहले तो कुछ प्रोफेसर्स थे, उनमें कुछ मान मर्यादा थी, थोड़ा सा चाहते थे पढ़ाई लिखाई हो।
कम से कम मेरे डिपार्टमेंट में तो पढ़ाई लिखाई होती थी। मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट से था, पीजी हमने इंग्लिश में किया है ना। तो वहाँ तो प्रोफेसर्स थे, वो पढ़ाते थे, लेकिन हिस्ट्री और फिलॉसफी की क्लास ब्रह्म भरोसे थी। हिस्ट्री की क्लास प्रोफेसर बीडी मिश्रा सर थे, वही क्लास लेते थे, बाकी कोई लेता होता नहीं था। रिसर्च स्कॉलर के दम पर सब हो जाता था। तो खैर यहाँ भी ये सब था। कुलपति, तो कुलपति के नाम पर बोल दिए। चलिए जाने दीजिए, अगली हेडिंग बनाइए। आप लोग जज बनिए। हाँ, जजो साहब लोग भगवान के नाम पर हैं। हमारे परिचय में तो कई पीसीएस जे हैं, और मैं सबको जानता हूं कौन कितने पानी में है। हाँ, क्या कहें। 8 महीना नहीं बीता उनका ट्रांसफर होता रहे, जबकि डीजे हैं डिस्ट्रिक्ट जज। इतना गरिमामयी है आपकी न्यायपालिका भी, विधिवत भ्रष्टाचार के गर्त में डूबी हुई। रियलिटी यही है, रुपया लेके सारा निर्णय होता है। चलिए जाने दीजिए, राम राम करिए। जहां जाइएगा वहां ढंग से निर्णय उड़े करिएगा, किसी के प्रभाव में मत आइएगा, है ना। रुपए उपए का जीवन में बड़ा महत्व तो नहीं है यार, उसका कोई मतलब नहीं है। जिंदगी भर दब के काम करोगे। भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति जीवन पर्यंत सर उठा के जी नहीं पाता, तलवे चाटने का कार्य करना पड़ता है। मान लीजिए मेरी बात, और एक गलत कार्य कर दिए आप तो 100 लोग खड़े हो जाते हैं, मेरा भी कर दीजिए, हम बुरे हैं का। तो फिर आप सिर्फ गलत कार्य करेंगे, यही हकीकत है। अगर आपने पहली बार मना कर दिया मैं नहीं करूंगा, तो अगला व्यक्ति आपके पास आने से 100 बार सोचेगा कि जाए कि न जाए, ससुरा बड़ा बदमाश है। सुनता नहीं। तमामों जज आते हैं, लोग क्या कहते हैं, अरे नहीं भैया उनकी बेंच में तो अगर गया तो कुछ नहीं होने वाला है, वो निर्णय दे ही देंगे। होता है ना। तो ऐसे ही जीवन इसी में है, बाकी तो भगवान इतना पैसा देते ही। चलो लिखो तो। फिलिप हार्टांग समिति, फिलिप हार्टांग समिति 1929। हार्टांग समिति। हाँ हाँ, फिलिप हार्टांग। सारी समिति का नाम उसके अध्यक्ष के नाम पर है। चाहे मैकाले रहे हों, चाहे विलियम हंटर रहे हों, चाहे सैडलर रहे हों या हार्टांग हों। लिखिए, इस समिति ने इस समिति ने सुझाव दिया था कि ग्रामीण परिवेश के बच्चों को ग्रामीण परिवेश के बच्चों को
8 वर्षीय यानी क्लास 8 तक 8 वर्षीय सामान्य शिक्षा दी जाए। सामान्य शिक्षा दी जाए। तत्पश्चात औद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। पूर्ण विराम उसी में आगे जो योग्य हों, जो योग्य हों उन्हीं को उच्च शिक्षा दी जाए। बातें समझ में आई? यानी कि क्लास 8 तक उन्हें सामान्य शिक्षा दे दीजिए। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी जो भी पढ़ना चाहें, मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, है ना। जब उनको सामान्य लिखने पढ़ने का ठीक ठाक बोध हो जाए तो आईटीआई, आईटीआई नाम सुने हैं, औद्योगिक शिक्षा, उन्हें टेक्निकल एजुकेशन और व्यावसायिक शिक्षा दिया जाए ताकि वो कुछ अपना स्वरोजगार कर सके। और जो योग्य हों उन्हीं को उच्च शिक्षा दी जाए, बाकी सबको फालतू में फंसाया न जाए। आज भी यही होना चाहिए। जो योग्य ना हो उन्हें औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा देकर एक निश्चित धनराशि नगद रूप में देकर उन्हें कोई न कोई रोजगार शुरू करवा देना चाहिए, उनका जीवन अच्छे से चलेगा। अगली हेडिंग, ये बहुत छोटा था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। वर्धा योजना 1937। बोले, लिखिए। शिक्षा संबंधी यह योजना महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया था। महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया था। इसमें कहा गया था कि इसमें कहा गया था कि डैश नंबर 1, 7 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को, 7 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाए। नंबर 2, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो।
नंबर 3, बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त हो, व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त हो। ठीक है, इसमें इतनी ही बात कही गई। और लास्ट हेडिंग, सार्जेंट योजना 1944, सार्जेंट योजना 1944। बोले, सार्जेंट योजना में कहा गया था कि डैश नंबर 1, छह से 11 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाए। नंबर 2, 12 से 17 आयु वर्ग के बच्चों को सामान्य शिक्षा दी जाए। सामान्य शिक्षा का मतलब हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी सामान्य विषय हैं उनका एक सामान्य बोध, सामान्य ज्ञान करवा दिया जाए, यही सामान्य शिक्षा है। ठीक। नंबर 3, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा 2 प्रकार की हो। उच्च शिक्षा 2 प्रकार की हो। ए, अकादमिक शिक्षा, बी, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा। एकेडमिक एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन जैसे बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, है ना, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश आदि विषयों की शिक्षा जिसका उद्देश्य सिर्फ 2 होता है, या तो शिक्षण कार्य करना अथवा रिसर्च वर्क करना, बाकी कोई उद्देश्य नहीं होता।
प्राविधिक शिक्षा मीन्स टेक्निकल एजुकेशन, बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए पता होगा। व्यावसायिक शिक्षा जैसे इंजीनियरिंग, सॉरी, डॉक्टर्स की डिग्री होती है, मैनेजमेंट की डिग्री होती है, ये सब व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। इतना ही मुझे इस टॉपिक में आप लोगों को बताना था। ठीक, ये टॉपिक समाप्त हो गया है। कल का हमारा आपका टॉपिक रहेगा भारत में समाचार पत्रों का विकास। हम लोग समाचार पत्र पत्रिकाओं पर चर्चा करेंगे। भारत में समाचार पत्रों का विकास, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। छोटा टॉपिक है, 1 घंटे में वो कंप्लीट हो जाएगा। करीब 40-50 समाचार पत्र, 2-4 कानून। हाँ, आज जो लोग आए थे हो सकता है इनकी बातें ना समझ में आई हो, क्योंकि लेक्चर इस पर ऑलरेडी हो चुका था कल की क्लास में। कल से यदि आप टाइम से आएंगे, मेरा टाइम बहुत पंक्चुअल रहता हूं मैं, 4 बजे का मतलब 4:02 पर हम लाइव हो ही जाते हैं। ठीक है, अगर कोई समस्या ना हो तो टाइम से आए, चीजें समझ में आएंगी। कल के बाद की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन फिर टॉपिक आएगा। लगभग 4 दिन चलता है, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का प्राण तत्व है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।